बच्चों MHT-CET की एग्ज़ाम्स हमने दे दी है, बहुत एफर्ट दिया, बहुत मेहनत करी है। अब जितना ज़रूरी MHT-CET में स्कोर करना है, उतना ही ज़रूरी आगे की प्रोसेस को समझना है बच्चों। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो हमें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं 5 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत बच्चों को गलतियाँ करते हुए, और एक छोटी मिस्टेक आपको कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करवा सकती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारी चीज़ों को बारीकी से ध्यान दें, और उसमें सबसे खास होता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या लगेंगे। हमारे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट, कुछ स्पेशल माइनॉरिटीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, वो क्या होते हैं, उन्हें क्या डॉक्यूमेंट लगता है। कई सारे बच्चे जानते ही नहीं है कि वो लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बार आप दो दो चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी भी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी है। तो ये सब हम आज के इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी के बेनिफिट्स, फीस को लेकर हमें फीस में कंसेशन मिलता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे फीस में कंसेशन नहीं मिलेगा। कट ऑफ्स में बहुत सारा एडवांटेज हमारे लिए होता है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो मुझे कट ऑफ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे देखनी ही चाहिए, वो सब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा के पूरा आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स बिगिन। है ना, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट क्या क्या हमारे कैटेगरी वाइज हमें लगने वाली है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप एक बार जब पोर्टल पे जाते हो, थोड़े देर बाद, काफ़ी दिनों बाद, मैं बताऊंगा कब होता है वो, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसकी स्क्रीन इस तरह दिखती है कि आपको अपलोड करने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है हर कैटेगरी वाइज डिफरेंट होती है। मैंने एक यहाँ पर रखी एग्जाम्पल के तौर पे। देखो पहले नंबर पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट। तो आपको प्रूव करना होगा कि आप इंडियन हो। अब इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगता है, कैसे दिखता है, बताऊंगा मैं आपको। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है वो भी क्या होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमें लगता है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ आपको। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, ये भी क्या सबको लगता है या कुछ कैटेगरीज को लगता है, ये भी जानेंगे, और कैसे दिखता है, कैसे बनता है, वो भी समझेंगे। नंबर 4 पे है डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी। कह रहा था ना मैं कि रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ माइनॉरिटीज होती है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गुजराती अगर आप हो तो आपको कुछ कॉलेजेस में बहुत कम कट ऑफ पे अच्छी अच्छी ब्रांच मिल जाती है। तो वो कौन से माइनॉरिटीज है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी समझेंगे। जरूरी है ये, बहुत जरूरी है ये। 5th नंबर पे है EWS, ये क्या होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, समझेंगे। 6th 7th 8th आपके स्कोर कार्ड्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके कैटेगरी को लगते हैं। तो हर कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ दोज डॉक्यूमेंट्स जो सबको लगते हैं, सबके लिए कॉमन है, हम वो देख लेते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट आप सबके पास है या आपको आपके स्कूल से मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है 10th की मार्कशीट। CBSE बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो या हमारा महाराष्ट्र का SSC हो, राइट, आपको वो मार्कशीट अपने पास रखनी है ना, तो वो हमें लगेगी। नंबर 2 12th मार्कशीट, अगेन HSC हो सकता है, CBSE हो सकता है, और कोई बोर्ड हो सकता है। देन हमारा MHT-CET का स्कोर कार्ड, अगर JEE मेंस दिया हो तो JEE मेंस का स्कोर कार्ड, अगर आप अप्लाई भी करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये वो सर्टिफिकेट है जो बताता है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ठीक है। दोनों बातें आपको बतानी होती है यहाँ पर। देन नंबर 5 लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपको आपके स्कूल से मिलता है, क्लास 12th जहाँ से आपने करी है वो स्कूल या कॉलेज, वो आपको ये लिविंग सर्टिफिकेट देता है। देन नंबर 6 फोटोग्राफ लगेगा आपका और सिग्नेचर लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हर किसी को लगते ही लगते हैं बच्चों। इस प्रोसेस में ना, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज बात कर रहा हूँ, लेकिन कई सारे सवाल आगे भी आएंगे आपको कि ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, कैप राउंड्स क्या होते हैं, मेरे परसेंटाइल पे कॉलेज मिलेगा क्या, बेस्ट ब्रांच कौन सी है, स्पॉट राउंड क्या है, सुना बहुत है, ILS क्या है, बहुत सारे सवाल आएंगे। और इस पूरे जर्नी में गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होने वाले हैं। हम पिछले 4 साल से काउंसलिंग ले रहे हैं और इस साल डेल्टा 5.0 कमिंग सून है बच्चों। हाँ, आपको पता चल जाएगा जब भी हम लॉन्च करेंगे। इस पूरे जर्नी में हर सवाल का जवाब बहुत क्लियरली आप तक पहुंचेगा, ठीक है, ओके। अब जो मैंने कहे ना डॉक्यूमेंट्स की सबके लिए लगते हैं, देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले नेशनलिटी एंड डोमिसाइल।
आपको ये प्रूव करना कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ये एक डॉक्यूमेंट होता है। राइट, ये दिखता क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ होगा और एड्रेस लिखा होगा, और ये एड्रेस महाराष्ट्र का कोई होना चाहिए। राइट, जैसे इसके केस में लिखा हुआ है पालघर, वसई, जैसे भी हो, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट बनाते कहाँ है, तो महा ई सेवा केंद्र हो गया, तहसीलदार ऑफिस हो गया, वहां जाना है और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स उनको देना होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट, इलेक्ट्रिक बिल, राइट, रेशन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और वहां का एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये 4-5 चीजें दी आपने, फटाफट फॉर्म आपने भरा वहां पर और आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही से हो। ठीक है, तो ये हमें जरूर लगेगा प्रूफ करने के लिए कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। ये मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है अगर आप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो महाराष्ट्र में, कि आपको प्रूफ करना होगा कि यू बिलोंग टू महाराष्ट्र, दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बट हाँ, एक सवाल है कि सर अगर मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा हो तो क्या, तो वी हैव एन अल्टरनेटिव जो कि बहुत काम का और हर किसी के पास होगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लिविंग सर्टिफिकेट। बच्चों, डोमिसाइल के बिना चल जाएगा अगर लिविंग सर्टिफिकेट पे ये 2 बातें मेंशन्ड हो। ये लिविंग सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, आपके जहां से आपने 12th किया है, लास्ट स्कूल जो भी रही है, लास्ट कॉलेज जो भी रहा है, वहीं से मिलता है। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद अगर यहाँ आ रहे हो तो फर्स्ट ईयर के कॉलेज में आपको मिलेगा ये। जो भी कॉलेज, जो भी स्कूल आप लास्ट छोड़ रहे हो, वहां से आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, लिविंग सर्टिफिकेट, कि भाई ये कॉलेज, ये स्कूल छोड़ रहा है बच्चा। और इसमें कुछ बातें मेंशन होती है, खास है नेशनलिटी। नेशनलिटी के आगे इंडियन लिखा है क्या, अगर इंडियन लिखा है तो नेशनलिटी के लिए जो नंबर 1 का सर्टिफिकेट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। प्लेस ऑफ बर्थ के आगे कोई महाराष्ट्र की कोई सिटी, गांव लिखा है क्या, अगर मुंबई लिखा है, अगर पालघर लिखा है, अगर अमरावती लिखा है, अगर नागपुर लिखा है, तो वी आर डन। इस केस में आपको डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं है। प्लीज नोट, सबको लगता है ऐसे कि डोमिसाइल कंपलसरी है, कंपलसरी है। डोमिसाइल कंपलसरी नहीं है, आपको बताना जरूरी है कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर मेंशन्ड हो प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको फिर से डोमिसाइल अलग निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काफी बच्चे जो है हाथ पैर मारते हैं डोमिसाइल निकालने के लिए, लेकिन अगर आप चेक कर लो एक बार लिविंग सर्टिफिकेट पे चीजें मेंशन्ड हो तो बहुत सही हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे लिविंग सर्टिफिकेट ब्लैंक होते हैं, इवन नेशनलिटी भी नहीं लिखा होता है या प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन नहीं होता है, उस केस में आपको डोमिसाइल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में बच्चे हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं। सर मैं हाथ से लिख दूं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा कोई भी काम मत करना। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है, डोंट वरी, आप डोमिसाइल निकाल लो, बन जाता है। ठीक, सो डोमिसाइल तभी जब यहां मेंशन ना हो चीजें, अंडरस्टूड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। देखो, इसको बताने के लिए, प्रूव करने के लिए, ये एक जो सीटी सेल ही नोटिफिकेशन देता है उसमें ही है कि आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट भी यूज कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक उसका ही ऑप्शन है। तो जरूरी नहीं कि डोमिसाइल नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूं, बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। महाराष्ट्र में कहीं तो बर्थ हुआ है ये प्रूफ कर दो आप, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल जाता है। ठीक है बच्चा, ओके। चलिए नेक्स्ट, आपके मार्कशीट, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, आप जानते हो आपके पास है। और फिर MST CET का जब रिजल्ट आता है तो उसका स्कोर कार्ड, ऐसे जेईई मेंस का स्कोर कार्ड अगर आप जेईई के थ्रू अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, ये सारी बातें आपको लगेगी। ओके, नाउ ओपन कैटेगरी, अब कैटेगरी बाय कैटेगरी चलते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत रिक्वायर्ड है, तो ओपन कैटेगरी बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो मैंने कहे ना, फॉर ऑल, एक्चुअली ये आपके ही डॉक्यूमेंट्स थे, तो चेक कर लो। ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट मैं हर कैटेगरी की आपको प्रोवाइड करूंगा। ये गणितंक ऐप में जाना और डेल्टा 5.0 का एक फ्री कोर्स, जहां मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में दूंगा, तो ये डाउनलोड कर पाओगे और चेकलिस्ट आपकी क्लियर है, आप ये देख लेना। तो यहाँ लिविंग सर्टिफिकेट आपको जरूरी है ना, हर किसी को चाहिए। अगर लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन्ड हो प्लेस ऑफ बर्थ और नेशनलिटी, तो उस केस में आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट डोमिसाइल भी आपको लगेगा। 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, स्कोर कार्ड MST CET का, जेईई मेंस का, अगर जेईई मेंस दी नहीं है तो फिर वो जरूरी नहीं है ना, आप अप्लाई नहीं करोगे उसके थ्रू। फोटोग्राफ आपका और सिग्नेचर, ठीक है, ये चीजें हमें लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स ओपन कैटेगरी के लिए, ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखा दी कि कैसे दिखते हैं और क्या क्या चेक करना है। ठीक है, दिस वाज ओपन कैटेगरी, श्योर, समझ गए, बहुत क्लियर है। नेक्स्ट, TFWS, अब ये कैटेगरी नहीं है, लेकिन कई सारे बच्चों की फैमिली इनकम कम होती है, 8 लाख से कम, तो इनके लिए एक स्पेशल फीस वेवर, ट्यूशन फी वेवर स्कीम है ये, TFWS। इसके लिए 5% एक्स्ट्रा सीट है ना, इसमें ऐड की जाती है पूरे प्रोसेस में, राइट। तो 120 अगर है तो 6 सीट्स एक्स्ट्रा उस ब्रांच के लिए यहाँ ऐड की जाती है TFWS के लिए।
कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत परसेंटेज अच्छा चाहिए होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, तो जितने आपको ओपन कैटेगरी के लिए लगते हैं वो सारे, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10th 12th, MSTCT, जेई मेन स्कोर कार्ड, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अब एक और डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है, वो है इनकम सर्टिफिकेट। प्रूव करना पड़ेगा आपको कि आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। अब ये इनकम सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, कैसे दिखता है, तो लेट्स सी। ये तहसीलदार ऑफिस में बन जाएगा, ओके, या फिर महा ई सेवा केंद्र में जाओ। इसे बनाने के लिए अगेन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और एक फॉर्म भरना होगा वहां पर, राइट। और एक और है कॉपी ऑफ 16, मतलब आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है 8 लाख से कम है एंड ऑल। आप किसी भी महा ई सेवा केंद्र पे या तहसीलदार ऑफिस में जाओगे ना, तो ये बन जाता है, वहां आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, इसको 10 से 15 दिन लग सकता है, तो आप बना के रख लो, अभी से बना के रख लो। यहाँ इंपॉर्टेंट एक लाइन है, वो इंपॉर्टेंट है, हे प्रमाण पत्र 31 मार्च, और आपके केस में क्या होगा, अगले साल 2027 पर्यंत वैध राहील, ऐसा एक लाइन होना चाहिए। आपके केस में 2027 होना चाहिए, ये मैं पुराना दिखा रहा हूं, लेकिन समझ लो यहाँ जो एक लाइन है ना, हे प्रमाण पत्र 31 मार्च 2027 पर्यंत वैध राहील, ये बहुत जरूरी है। सर मेरे इसमें 28 लिखा है चलेगा, बट 27 पर्यंत वैध राहील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट कैटेगरी कहूंगा इसको EWS। अगेन ये भी ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम डिसाइड होती है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसे बच्चे जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं EWS, ठीक है। तो ये अप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ एक और सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लगेगा आपको, जो आपने अभी तक देखा उसके अलावा EWS सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मैं लिस्ट करूं, तो मेरे पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर उस पर मेंशन ना हो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको डोमिसाइल भी लगेगा। फिर उसके बाद 10th 12th CET का स्कोर कार्ड, जेईई मेंस अगर आपने दिए तो उसका स्कोर कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, यहां तक हो गया। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाकर रखना है, और EWS सर्टिफिकेट ये स्टेट वाला होना चाहिए। अब ये स्टेट वाला इसलिए लिखा है क्योंकि कई सारे बच्चों को देखा है पिछले सालों में मैंने कि 2 तरह के EWS सर्टिफिकेट बनते हैं, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का। वो उसमें डिफरेंस क्या एग्जाम्पल से बताता हूं, लेकिन इवन जब आप स्क्रूटिनी सेंटर पे जाते हो, जहां CET सेल पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, वहां पर भी वो समझ नहीं पाते या वो चेक ठीक से नहीं करते हैं, और आखिर में एडमिशंस कैंसिल होते हुए मैंने देखी है। तो इसलिए अभी आज ही आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट अगर आपके हाथ में है तो EWS स्टेट का है क्या, कैसे समझेंगे उसको। चलिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहाँ पर इस बच्चे का EWS सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे लिखा ऊपर में एनेक्शर A है, ये बहुत काम की चीज है, एनेक्शर A लिखा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और बाद में फिर इसके आगे चीजें लिखी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, और नाम वगैरह। यहाँ चेक करना है कि आपका नाम स्पेलिंग मिस्टेक कुछ ना हो, है ना, सारी चीजें सही हो, ठीक है। और ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो एनेक्शर A और बाकी सारी चीजें लिखी है, वैलिड फॉर द ईयर वगैरह वगैरह लिखा हुआ होता है। ये बनाने के लिए भी आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगेन आप महा ई सेवा केंद्र या फिर तहसीलदार ऑफिस में जाके बना सकते हो। क्या क्या लगता है, तो वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पापा का भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ग्रैंड पापा का भी, मतलब थोड़ा दिखाना पड़ता है। एक 1967 रूल करके होता है कि उस समय से आप महाराष्ट्र में बिलोंग करते हो, तो पापा का, दादा का सारा रिलेशन आपको दिखाना पड़ता है कि आप सब महाराष्ट्र बेस्ड हो, ठीक है, तभी ये EWS सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। अब क्या डिफरेंस है, कौन सा डॉक्यूमेंट है EWS का जो नहीं चलेगा, उसका एक एग्जाम्पल देख लो आप। इस बच्ची का देखो आप, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखो, एनेक्शर I लिखा हुआ है। तो एनेक्शर I मतलब कि सर उसके नीचे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा है ना, यही कंफ्यूजन होता है। दोनों ही डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा होता है, लेकिन एनेक्शर I नहीं चलेगा। या सबसे आखिरी लाइन देखो आप, सेंट्रल लिस्ट लिखा है, तो जैसे ही सेंट्रल लिस्ट लिखा है ये नहीं चलेगा। ये जेई के लिए चल जाता है, आप कहोगे सर जेई में तो चल गया था, महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। बच्चों मैं फिर कहता हूं, आखिर में एडमिशंस के वक्त प्रॉब्लम आती है, कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट नहीं करता, स्क्रूटिनी सेंटर पे चेक नहीं करते हैं ना, बहुत लूजली चीजें होती है, तो वहां चल जाता है, लेकिन आखिर में एडमिशन के वक्त इशू आ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास एनेक्शर I ना हो और नीचे सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ ना हो, आपका डॉक्यूमेंट एनेक्शर A और ये सारी चीजें दिखते रहनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर EWS। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी के लिए देखते हैं SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये 2 कैटेगरी ऐसी है जहां आपको फीस ऑलमोस्ट 0 लगती है, राइट। तो फीस का कंसेशन बहुत बड़ा है, एक डॉक्यूमेंट ना हो और ये फीस आपको पूरी भरनी पड़ेगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये डॉक्यूमेंट को जरूर रखिए। यहाँ 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं, वो है कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी। जो हमने अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स देखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, चलिए एक बार और लिस्ट पढ़ भी लेते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल आपको लगेगा, 10th 12th CET जेईई मेंस अगर आपने दी हो तो उनके स्कोर कार्ड, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, तो काफी बच्चों के लिए ना कास्ट सर्टिफिकेट होता है लेकिन वैलिडिटी नहीं बन रहा होता।
आप अभी जाओ और ये सर्टिफिकेट बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, दोनों के बिना हमारा एडमिशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। हाँ, आपने अप्लाई कर दिया है, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, चल जाएगा, बट आपके एडमिशन तक लास्ट राउंड से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। दिखता कैसे है सर, ये भी देख लेते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट इस तरह दिखता है, यहाँ लिखा हुआ होता है, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा आपकी स्पेलिंग, हाँ, आपके नाम की स्पेलिंग सारी करेक्ट होनी चाहिए। बाकी जगहों पे स्पेलिंग एरर है, मार्कशीट पे यहाँ वहाँ चल जाएगा, लेकिन यहाँ आपकी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। ये बनने के लिए अगेन क्या क्या लगता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पापा के डॉक्यूमेंट्स, राइट, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहाँ देने होते हैं। समाज कल्याण ऑफिस में मोस्टली ये बनता है, राइट, आप वहाँ जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो और ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो आप अभी से अप्लाई कर दो। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका पहले बनता है, फिर उसके बाद आप कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करते हो। ओके, भले ही नाम इसका कास्ट वैलिडिटी है बच्चों, बट इसकी कोई ऐसा नहीं कि सर ये उस साल बनाया था चलेगा क्या, 4 साल पहले बनाया था चलेगा क्या। एक बार बना लिया, चाहे 2015 में बनाया हुआ हो, आपके नाम का होना चाहिए। 2018 में बनाया हो, 2022 में बनाया हो, 2025 में बनाया हो, इट्स ऑल वैलिड। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर मैंने तो 2021 में बनाया था, अभी फिर से बनाना पड़ेगा क्या, नो, नॉट रिक्वायर्ड। एक बार ही बनाना है और ये आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरीज देखते हैं। ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसी, वीजे, एनटी, इन सब के लिए सेम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपने अभी तक देखे, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी। उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट यहाँ लगेगा, दैट इज एनसीएल, राइट। तो ये क्या क्या कैटेगरीज है एक बार देख ले। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, राइट, तो जितनी अपन ने अभी तक देखी उसके अलावा, राइट। या एससीबीसी का मतलब है सोशली एंड इकोनॉमिकली, ये मराठा कैंडिडेट्स को दिया हुआ है। एसबीसी मतलब स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, वीजे एनटी विमुक्त जाति, और एनटी मतलब नोमैडिक ट्राइब्स, तो स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं। इन सब को भी जो हमने ओपन के लिए डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल बोले थे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, बट और 3 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा है इनके केस में। सो लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, लिविंग सर्टिफिकेट पे अगर मेंशन ना हो प्लेस ऑफ बर्थ तो आपको नेशनलिटी लगेगी, 10th 12th सीईटी जेईई मेंस, यहां तक के सारी चीजें लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड एनसीएल, राइट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो आप सबको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं सर, तो कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट समाज कल्याण ऑफिस में आपको पता है कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, ऑलरेडी हैव स्टेटेड दैट। एनसीएल ये बताता है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, राइट, ये बहुत जरूरी है। ये तीनों डॉक्यूमेंट होंगे तभी आप इन कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर पाओगे। काफी बार बच्चे कहते हैं सर मेरे पास ये 2 है, ये नहीं बन रहा, तो मैं बेनिफिट ले पाऊंगा क्या, तो वहां बहुत डिफिकल्टी फेस करते हो। जब पोर्टल में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप प्रोसेस में आगे जाते हो। ठीक है, तो अभी से, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है, बहुत बार सिस्टम शट डाउन होता है, बहुत बार छुट्टियां आती है, आखिरी समय में अगर जाते हो तो काफी बच्चों को मैंने दिक्कतें फेस करते हुए देखा है। अभी अप्लाई कर लो, अभी टाइम है, अभी अप्लाई कर लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखने हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर कैसे दिखता है ये भी देख लीजिए। सो इस तरह दिखता है, और यहाँ लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, और आपका नाम वगैरह वगैरह लिखा होगा और सारी बातें लिखी होगी उसके नीचे। अब इसमें जो आखिरी लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पीरियड अप टू 31 मार्च 2027। तो कम से कम 2027 लिखा होना चाहिए, किसी केस में 28 भी लिखा हो सकता है, 2 साल 3 साल का बनाया होगा तो, बट आपके केस में अगले साल तक वैलिड है ये बताना जरूरी है। 31 मार्च 2027 फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ये बहुत जरूरी है, नोट कर लेना, इसमें वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। इसके अलावा वो बच्चे जो महाराष्ट्र से बाहर है, जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, उन्हें क्या लगेगा, तो इनके लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इन्हें प्रूफ भी नहीं करना, ये है ही नहीं महाराष्ट्र से। लिविंग सर्टिफिकेट जिसपे मेंशन्ड हो आपका नेशनलिटी, अदरवाइज कोई और डॉक्यूमेंट जहां आप नेशनलिटी दिखा पाओ अगर वहां मेंशन ना हो तो, राइट। फिर 10th 12th और सीईटी का स्कोर कार्ड या जेई का स्कोर कार्ड। बच्चों आपके लिए जेई का स्कोर कार्ड ही बेटर है, बिकॉज सीईटी में एक अलग ही रूल है कि पूरे जेई के परसेंटाइल होने के बाद सीईटी के आपके मार्क्स काउंट होते हैं। तो भले ही आपने 1% स्कोर किया होगा, राइट, जेई में, तब भी आप आगे रहोगे सीईटी के 100 परसेंटाइल से भी, एक थोड़ा अलग चीज है। तो एमएसटीटी के बेसिस पे यहाँ एडमिशन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो जेई का स्कोर कार्ड जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ अलग माइनॉरिटीज जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। जो बच्चे गुजराती बात करते हैं घर पे, या सिंधी स्पीकिंग है, या ऐसे ही कुछ अलग अलग, इवन हिंदी भी, तो आपके लिए कुछ कॉलेजेस ने कोटा रखा है, मोस्टली मुंबई के कॉलेजेस जैसे डीजे सांगवी, गुजराती स्पीकिंग को एडवांटेज देता है, या सिंधी के लिए थाडोमल है, वेसिट है, हिंदी के लिए जीएच रायसोनी है, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे आपको कम परसेंटाइल पे भी अच्छी सीट, अच्छा ब्रांच मिल जाता है।
तो अब इस केस में आप कोई भी कैटेगरी के हो सकते हो, आप ओपन के हो सकते हो, ईडब्ल्यूएस के हो सकते हो, ओबीसी के हो सकते हो, एससीबीसी के हो सकते हो, वो भी आप एडवांटेज लेंगे और उसके बाद आपको इस लिंग्विस्टिक का भी एडवांटेज मिलेगा या रिलीजन का भी एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या लगता है, तो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, मतलब आप जिस भी कैटेगरी को, आपके कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उसके अलावा प्रोफोर्मा ओ बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, राइट। प्रोफोर्मा ओ क्या होता है, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन जहां आप बताते हो कि मेरा नाम ये है और मैं इसका डॉटर सन हूं और मैं इस कैटेगरी के या इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बिलोंग करता हूँ। लेट्स से मैं गुजराती के लिए बिलोंग करता हूँ, या रिलीजियस की बात करें तो मैं मुस्लिम के लिए बिलोंग करता हूँ, है ना, मुस्लिम माइनॉरिटी में बिलोंग करता हूँ। तो कुछ कॉलेजेस है, रिजवी कॉलेज, जहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है, कम परसेंटाइल में अच्छी ब्रांच मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, किसी और से साइन करवाना वगैरह की जरूरत नहीं, बस आप फील करोगे और आप खुद ही नीचे साइन करोगे। इतना बढ़िया और इतना सिंपल डॉक्यूमेंट है ये। या फिर इसका एक और ऑप्शन है कि अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन्ड हो कि आपकी मदर टंग क्या है, राइट। बहुत सारे लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होता है, जैसे ये देखो एग्जांपल, तो यहाँ पे मदर टंग मराठी लिखा हुआ है, तो अगर मराठी की जगह आपका सिंधी लिखा होता, गुजराती लिखा होता, या रिलीजन में आपका मुस्लिम लिखा होता, तो आपका ये डॉक्यूमेंट भी कंसिडर हो जाता टू अप्लाई फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, इस पे और स्पेशल वीडियोस भी बनेंगे, अलग अलग बातें बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस है, कितने कट ऑफ पर मिलते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट आपका आपके पास रहना चाहिए। अब सर ये प्रोफोर्मा ओ कहाँ मिलेगा, तो ये सारे प्रोफोर्मा हो गए, ये सारे चेकलिस्ट हो गए, मैं डेल्टा 5.0 जो गणितंक ऐप पर है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप जाओ सकते हो, गणितंक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां दिख जाएगा आपको ऊपर में, ये सारी की सारी चीजें मैं वहां अपलोड कर दूंगा और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और ये सारा जब भी रिक्वायर्ड है प्रोसेस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफेंस। डिफेंस में भी 2-3 चीजें होती है, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, कि आपके पापा एक्स सर्विसमैन है या अभी एक्टिवली सर्विस कर रहे हैं, या कहीं बाहर से आप बिलोंग कर रहे हो और अभी महाराष्ट्र में सर्विस कर रहे हो, तो ऐसे डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3। तो आपकी कैटेगरी जो है ओबीसी है, एससीबीसी है, ओपन है, वो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद पापा का डोमिसाइल लगता है और उसके बाद प्रोफोर्मा सी। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड। प्रोफोर्मा सी क्या है सर, उससे पहले देखो कि क्या होता है डिफेंस कैटेगरी में। तो 5% ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व्ड है आपके लिए। डिफेंस 1 उन बच्चों को कहते हैं बच्चों जिनके पापा एक्स सर्विसमैन रहे हैं और फादर जो है वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, राइट। तो चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन पर्सनल वो आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, डिफेंस 1 है। डिफेंस 2 जिनके फादर अभी एक्टिवली सर्विस कर रहे हैं और महाराष्ट्र के डोमिसाइल है। एंड डिफेंस 3 जो कहीं और के हैं, मतलब महाराष्ट्र में डोमिसाइल नहीं है लेकिन काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में ट्रांसफर्ड है, स्टेशनड है, राइट, तो वो डिफेंस 3 में आते हैं। ओके, तो ये डिफेंस 1, 2, 3 होता है। आपको इस तरह का प्रोफोर्मा सी फिल करना होता है, राइट। ये जो प्रोफोर्मा सी है, यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, बट यहाँ स्टैम्प जो है, जहां आपके पापा जिस रेजिमेंट में काम कर रहे हैं वहां पर आपको स्टैम्प करना होगा, वहां की अथॉरिटी की साइन लानी होगी, राइट। तो अगेन ये प्रोफोर्मा सी आपको लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट, रिपीटर्स जो है मेरे बच्चे, है ना, जो बच्चे रिपीट करते हैं, तो आपको आपके कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लगेगा और गैप सर्टिफिकेट, लेकिन गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं लगता। तो अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट नहीं है, डोंट वरी, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे एकदम लास्ट स्टेप में, वहां डॉक्यूमेंट देते वक्त आपको देना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट। क्या होता है गैप सर्टिफिकेट, तो ऐसा एक कुछ 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर लिख कर कि मैं 1 साल पढ़ाई कर रहा था इसलिए मैंने ब्रेक लिया है, और ये नोटराइज होना चाहिए, कोई एडवोकेट हो गए उनके साइन जो नोटराइज करते हैं, राइट। तो ये आपको करके देना होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह की सारी बातें वहां लिखी हुई होती है कि मैं 1 साल गैप लिया, 2 साल गैप लिया, मैं पढ़ रहा था, मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन किया था, नहीं किया था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिवील करके देना है। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं, बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स और एक गैप सर्टिफिकेट लगता है रिपीटर्स को। देन नेक्स्ट, वो बच्चे जो फिजिकली डिसेबल है, तो पहली बात, आप सब बच्चों के लिए 5% सीट्स रिजर्व्ड है बच्चों। ओके, लेकिन क्या क्राइटेरिया है, कौन सी वो लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी है जो अलाउड है, वो भी देख लीजिए। तो क्राइटेरिया ये है कि 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा होनी चाहिए, और ये लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज है जो चलती है, जो अलाउड है इस पूरे क्रैक प्रोसेस में। 5% ऑफ सीट्स आपके लिए है, तो बहुत कम परसेंटाइल में आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं इस कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, देन नेक्स्ट, ऑर्फन कैंडिडेट, तो जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, ऑर्फन कैंडिडेट है, उनके लिए भी 1% सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। ओके, और आपको भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा टू शो कि यू आर एन ऑर्फन। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज और उनके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, आई होप आपने अपने कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो लिस्ट कर लिए हैं, और आपको ये चेकलिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सो और भी बहुत सारे क्वेरीज होंगे इस पूरे प्रोसेस में, बहुत सारे, ये तो बस शुरुआत है। डॉक्यूमेंट सबसे पहला स्टेप होता है, और ये पहला स्टेप हमें बहुत ठीक से करना है, उसका सारा बारीकी से चेक करना है।
अब आपके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्पेलिंग एरर्स है, संगीता मेरे मम्मी का नाम है, GITA है, GEETA है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है स्पेलिंग एरर्स या नेम के मिस्टेक्स में। तो इन दैट केस क्या हमें करना चाहिए, वो सारी बातें, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, EWS के साथ साथ TFWS कर सकता हूँ क्या, या और भी बहुत सारे क्वेरीज होंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ कवर करूंगा, राइट। बहुत सारे क्वेरीज जो पिछले 5 सालों में बच्चों ने मुझे पूछे, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। सारी चीजें डिटेल में आपको हमेशा गणितज्ञ पे मिलेगी। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन जैसे मैंने कहे आपको आगे आने वाले हैं कि स्पॉट क्या, ALS क्या, ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, कैप प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है, मेरे परसेंटाइल में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब बातें अंकुश सर है ना, आपको पता है ना, अंकुश सर सब जानते हैं, ठीक है। तो अंकुश सर गणितज्ञ की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी, CET के साथ भी थे और CET के बाद भी है। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। कोई और क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।